हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी है, मास्टर कैडर है, पंजाब टेट है या फिर सी टेट है, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट रहता है हमारा एसएसटी। उसके हमने हिस्ट्री के नोट्स स्टार्ट किए हुए हैं, राइट। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त इस लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अशोक की एक सेपरेटली उसके बारे में फुली डिफाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले डेज़ में जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी वो डे टू डे अपडेट इजीली मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा है। मौर्य साम्राज्य क्या है कि यह सबसे प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय राजवंश कहा जाता है, यानी कि सबसे पुराना जो भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय लोगों का एक राजवंश कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में भारतीय राजा द्वारा बनने वाला पहला राजवंश था। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला राजवंश था ये जिसको पहले भारतीय राजा ने बनाया था। ओके, अब इसके कुछ जानकारी के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेज क्या क्या है इसके? साहित्यिक एंड पुरातात्विक। साहित्यिक में क्या चीज़ आती है लिटरेचर में इसके? जैसे अर्थशास्त्र एक बुक है, इंडिका में है, पुराण है, मुद्रा राक्षस है एंड बौद्ध जैन धर्म है। पुरातात्विक के क्या कह सकते हैं? पुरातात्विक हम उन चीज़ों को कह सकते हैं, वो वाले सोर्स हैं जैसे कोई बिल्डिंग्स बनी हैं, कहीं पे इनके मैसेजेस लिखे हुए हैं, कोई थॉट्स लिखे हुए हैं, कोई पत्थर मिले हैं, ये चीज़ें सारी। पुरातात्विक में क्या क्या है कि जैसे अशोक के अभिलेख, भवन स्तूप गुफा, मृदभांड आदि, जूनागढ़ अभिलेख। जैसे अशोक ने अगर कोई अभिलेख बनाए उसमें से मौर्य काल के बारे में पता चलता है। भवन स्तूप यानी कि अगर कोई बिल्डिंग्स बनी है, कोई स्तूप बने हैं, तो या फिर कोई केव्स बनी है, गुफाएं। मृदभांड होते हैं यूटेंसिल्स, अगर कोई बर्तन मिले उस टाइम के, सब पे कुछ ना कुछ लिखा जहाँ पे मिलता है। ये सारे सोर्सेज किसके हैं? इससे क्या पता चलता है? हमारा मौर्य साम्राज्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट है इसकी स्थापना। स्थापना का क्या है? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब इनसे पहले क्या था? एक नंद वंश था, नंद वंश का संस्थापक था, लास्ट जो शासक थे उनके धनानंद। नंद वंश के लास्ट जो शासक थे वो धनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और फिर मौर्य साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना की। ठीक है, और चाणक्य, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहा बोला जाता है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आपको ये बताओ, जो चाणक्य थे पहले ये धनानंद के दरबार में ही थे। धनानंद ने किसी कारण इनका कह लो कि इंसर्ट करके इनको अपने दरबार से निकाल दिया था। बस इसी का बदला लेने के लिए ये चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करते रहे और इन्हीं की गाइडेंस से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है? अब करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फुली डिफाइन में देखेंगे हम क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या रहता है? 322 बीसी से 298 बीसी तक। ओके, बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा जाता है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या बोला गया कि वो क्या थे? एक क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण आदि में उन्हें शूद्र बोला गया। ठीक है, ये चीज़ भी एग्जाम में आने वाली है कि पूछा जा सकता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार इनको क्या बोला? इनको क्षत्रिय माना गया, और मुद्रा राक्षस पुराणों में क्या इनको माना गया? इनको शूद्र माना गया। अब चाणक्य की थोड़ी सी बात करते हैं। चाणक्य जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त।
अब इनका बर्थ कब का था? 345 BC का। और ये थे कौन? पेशा क्या था इनका? ये एक अध्यापक थे और चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, तक्षशिला में। अब चंद्रगुप्त ने क्या, इसने 322 में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के नेम है। इसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये हमने पिछले डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक थे राइटर स्टेथ जस्टिन एंड एरियन, उन्होंने कुछ अपनी बुक्स लिखी। उनकी रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेथ जस्टिन एंड एरियन ने अपनी बुक्स में चंद्रगुप्त को क्या नेम दिया? सेंड्रोकोट्स। और विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एडवोकेट कहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य की राजधानी क्या थी? वो पाटलिपुत्र थी। शासन एरिया कहाँ था? मगध में, यानी कि वो राजा कहाँ के थे? मगध के थे। और उसकी राजधानी किसको बनाया उन्होंने? पाटलिपुत्र को। धर्म कौन सा अपनाया इन्होंने? जैन धर्म अपनाया। और जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? वो भद्रभाव से। ठीक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में निम्न कुल और कुलहीन या वंशल कहा गया। अब देखो पीछे क्या हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन और बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया और मुद्रा राक्षस पुराणों में शूद्र कहा गया। अब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को विशाख दत्त द्वारा रचा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में उसको निम्न कुल या कुलहीन, यानी कि छोटे कुल वाला या कुलहीन बोला गया। आगे आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूक्स के मध्य युद्ध। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूक्स निकेटर कौन था? एक सेल्यूक्स निकेटर सिकंदर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, अब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कब लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में? 305 BC में हुआ। इसका फुली डिफाइन किसमें है? एक एपनियस बुक है, उसमें मिलता है। सारा डिफाइन इसी बुक में रखा हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। इसमें जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। ये चीज़ तो मैंने पहले बता दी है कि सेल्यूक्स जो था सिकंदर का क्या था? राजदूत था। ओके, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है। इस युद्ध के बाद सेल्यूक्स ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब देखो सेल्यूक्स और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हुआ, इसमें किनकी जीत हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। अब इसी चीज़ से क्या हुआ, सेल्यूक्स ने अपनी बेटी हेलेना, जिसका निकनेम था, उसकी मैरिज किससे कर दी? उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही कर दी। ओके, अब सेल्यूक्स ने काबुल, कंधार, हेरात तथा सकरात के इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इसके साथ साथ उसने काबुल का इलाका, कंधार का, हेरात का और सकरात का, ये सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए गिफ्ट दे दिए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू जस्टिन प्लूटार्क क्या चीज, अब जस्टिन प्लूटार्क क्या कहते हैं, उनके अनुसार क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को 500 हाथी दिए। जस्टिन प्लूटार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि जब सेल्यूक्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये चारों एरिया भी दिए, अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दी, अब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको क्या दिया? 500 हाथी दिए। ठीक है, 500 एलिफेंट। अब जस्टिन प्लूटार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि 6 लाख सेना के साथ वो भारत को रोक डाला। ठीक है, इसके साथ साथ उसने 6 लाख सेना लेकर वो कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 6 लाख सेना के साथ ही सेल्यूक्स के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी थी? 6 लाख। अब सेल्यूक्स ने अपना राजदूत मैक्सथनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब सेल्यूक्स ये सारी चीज़ें जब उसकी कंडीशन माननी थी या अपनी कुछ कंडीशन रखनी थी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूक्स ने क्या किया? उसने अपना ही उसका राजदूत था एक मैक्सथनीज, ठीक है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा ताकि वो उसके दरबार में जाके वो सारी सेल्यूक्स की जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस बताए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सारी कंडीशंस को मान भी लिया। ठीक है, और बदले में उनको 500 हाथी भी दिए। ठीक है, नेक्स्ट है
अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में पहुंचे। वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट डेज चल रहे थे, यानी कि जब वो उनकी डेथ के आसपास के जो डेज में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था। जैन धर्म के सन्यासी थे भद्रबाहु, जिनसे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब वो भद्रबाहु के साथ कहाँ पहुंचे? श्रवणबेलगोला में पहुंचे। वहां पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं। नेक्स्ट रह जाता है 298 बीसी में संलेखन विधि अपनाकर भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन का त्याग किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में, जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखन विधि, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन का त्याग करते हैं। ये वाली विधि अपनाकर, उसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, बस वह यही विधि अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट रहेगा हमारा, अब ये मौर्य काल में अगर हम बात करें तो मैक्सनीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मौर्य काल की जितना भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी मैक्सनीज की कुछ एक बुक है इंडिका, उसमें सारी डिफाइन है। ओके, मैक्सनीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। मैक्सनीज यह सेल्यूक्स का राजदूत था। यह सेल्यूक्स का राजदूत था जो कौन था? यूनानी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी बुक कौन सी थी? इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है। अब इसने मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में बांटा। कहने का मीन्स है कि मैक्सनीज जितनी भी टाइम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, उसने सारा जो भी उस टाइम पे उसने वहाँ पे ऑब्जर्व किया वो सारा उसने अपनी किस बुक में लिखा? इंडिका में लिखा। इसमें उसने मौर्य साम्राज्य को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि दार्शनिक थे, उसने बोला कि उनके दरबार में दार्शनिक थे, किसान भी थे, अहीर भी थे, कारीगर भी थे, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये सारे मौर्य साम्राज्य में लोग उसने डिफाइन किया कि ये 7 भागों में, इन 7 भागों में सारा मौर्य साम्राज्य क्या था? बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक्सनीज ने चंद्रगुप्त को पॉलिथिक्स का नाम दिया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मैक्सनीज ने चंद्रगुप्त को क्या नेम दिया? पॉलिथिक्स। अब पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे। ये चीज़ उसने लिखा कि पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज थे और 64 क्या थे? दरवाजे थे, और 2 से 3 जिला घर थे। 2 से लेकर 3 तक, या 2 या 3 क्या थे? जिला घर थे। और यहाँ भी उसने बताया कि जो घर थे मौर्य साम्राज्य में, घर जितने भी थे वो लकड़ी या कच्ची ईंटों के होते थे। राजा का महल भी लकड़ी का बना होता था और इसे पत्थर की नक्काशी के साथ तैयार किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, ये उसने क्या थोड़ा सा डिफाइन किया था कि मौर्य साम्राज्य कैसा कैसा लगता था। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार के अगले शासक मौर्य राज्य के कौन से थे? मौर्य साम्राज्य के अगले शासक बिंदुसार थे, जिनका टाइम पीरियड क्या रहता है? 298 से लेकर 273 बीसी तक। अब ये कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे। इनको उपाधि, ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको हमारी हिस्ट्री में अमित्रघात की उपाधि दी गई, यानी कि शत्रु विनाशक, शत्रु को मारने वाला। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया और वायु पुराण में इन्हें भद्रमार कहा गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि इनको उपाधि मेन कौन सी थी? मित्रघाती थी, जिसका मीनिंग क्या होता है? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया, वायु पुराण में इनको क्या नेम दिया गया? भद्रमार। ओके, नेक्स्ट है, सीरिया के राजा ऑटिक्स फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में डायमैक्स नाम का राजदूत भेजा। अब देखो, ये एक चीज याद रखना, सिकंदर का राजदूत था सेल्यूक्स, जो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और सेल्यूक्स का राजदूत था मैक्सनीज, वो सारे सेल्यूक्स के सारे मैसेजेस लेकर किसके दरबार में? वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने
सारे मौर्य साम्राज्य के जितना भी डिफाइन था सारा उसने जितना भी ऑब्जर्व किया वो सारा का सारा उसने अपनी इंडिका बुक में लिखा। ठीक है। अब एक आया सीरिया के राजा था ओटिक्स। अब इसका भी एक राजदूत आया, किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। वो कौन सा? डायमैक्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह होने का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम तथा बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है। बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में 2 गुटों में आपस में विद्रोह हुआ। अब इसी विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे से एक सुसीम को भेजा और अशोक को भेजा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? अब जो सीरिया के शासक, उनका जिनका राजदूत आया था डायमैक्स, अब उसी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने कुछ चीज़ें मंगवाई। उसी राजदूत के हाथ में मैसेज देकर कुछ चीज़ें मंगवाई, जिसमें थे सूखे अंजीर उसने मंगवाए, दार्शनिक मंगवाए, अंगूरी शराब मंगवाई। ठीक है। लेकिन उनको उसमें से मिल क्या सिर्फ अंगूरी शराब ही मिल पाई, ना उसको सूखे अंजीर मिले, ना ही उसको कोई दार्शनिक मिला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में क्या है? अब बौद्धि विद्वान तारानाथ के अनुसार क्या था? उनके अनुसार बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु 273 BC में हुई। अब बौद्धि विद्वान तारानाथ ने क्या बोला कि जो बिंदुसार थे वो कम से कम 16 राजाओं यानी कि 16 राज्यों के क्या थे? विजेता थे। 16 राजाओं को उन्होंने हराया था। ठीक है। लास्ट में इनकी डेथ कब हो जाती है? 273 BC में। बिंदुसार के बारे में स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में, यही जितना भी ये नॉलेज है दैट इज़ इनफ, क्योंकि ज़्यादा जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो अशोक का रहता है। ओके, और अशोक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करना मत भूलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।